अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की, जहां अफगानिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। 8वें मैच में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 8 रन से शिकस्त से दो चार किया। यह मैच क्रिकेट के शायकीन के लिए किसी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। एक तरफ हमने देखा कि इंग्लैंड की मजबूत बैटिंग लाइनअप थी, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की नौजवान मगर पुरजोश टीम, जिसने मैदान में आते ही धूम मचा दी। इस मैच के हीरो साबित हुए अफगानिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज इब्राहिम ज़दरान, जिन्होंने सिर्फ 146 गेंदों पर 177 रन की नाकाबिले यकीन इनिंग्स खेली और न सिर्फ अपनी टीम को एक बड़ा स्कोर फराहम किया, बल्कि उन्होंने इसके साथ साथ कई आलमी रिकॉर्ड्स भी तोड़ डाले। ज़दरान ने चंद रोज कबल इंग्लिश बल्लेबाज मैन डकेट की जानिब से बनाया गया चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर भी अपने नाम कर लिया। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नेथन एस्टल और जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर के पास था, लेकिन अब ज़दरान ने अपनी गैर मामूली कारकर्दगी के जरिए यह एजाज़ अपने नाम कर लिया है। और यही नहीं, उन्होंने भारत के लेजेंडरी खिलाड़ी कपिल देव का 1983 के वर्ल्ड कप में बनाया गया 175 रन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इस तारीखी इनिंग्स की बदौलत वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा इनफरादी स्कोर करने वाले दूसरे एशियाई बल्लेबाज बन चुके हैं। दूसरी जानिब इंग्लैंड ने भी जबरदस्त फाइट बैक किया, जहां जो रूट ने शानदार सेंचुरी स्कोर की और आखिरी ओवर तक मुकाबला जारी रखा। लेकिन अफगान बॉलर्स ने वो जो नर्वस लम्हात आते हैं मैच में, उसमें बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए इंग्लिश टीम को 317 रन पर ऑल आउट कर दिया और अफगानिस्तान को यादगार फतह दिलाई। अफगानिस्तान की इस जीत ने साबित कर दिया कि वो किसी भी बड़ी टीम को हरा सकते हैं, जैसे पहले वो ऑस्ट्रेलिया को हरा चुके हैं और अब वो चैंपियंस ट्रॉफी में एक मजबूत दावेदार के तौर पर सामने आ रहे हैं। क्या अफगानिस्तान सेमीफाइनल में जगह बना सकता है और क्या वो ट्रॉफी जीतने का ख्वाब पूरा कर पाएगा? इस पर आज हम तफसीली तजिया करेंगे। इससे पहले एक और इशू है, उस पर भी बात करेंगे, पाकिस्तानी ओपनर फ़खर जमान के बारे में, जिनकी रिटायरमेंट की खबरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने इन तमाम खबरों की तरदीद कर दी है। फ़खर कहते हैं कि वो तीनों फॉर्मेट्स में खेलना चाहते हैं और जल्द इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे। उन्होंने अपनी इंजरी के हवाले से भी गुफ्तगू की और बताया कि अगर वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में ओपनिंग करते तो फिर शायद जो नतीजा है वो मुख्तलिफ होता। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के मॉर्निंग शो में। हमारे साथ मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल समीद, जिनसे हम अफगानिस्तान की तारीखी जीत, इंग्लैंड की नाकामी और चैंपियंस ट्रॉफी के मजीद इम्कानात और फ़खर जमान के मुस्तकबिल पर तफसील से बात करेंगे। समी, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अफगानिस्तान की जीत पर मैं आपका कमेंट चाहूँगा। जितना शानदार वो कल खेले हैं, अफगान क्रिकेट के लिए आपको लगता है कि एक नया मोड़ ये साबित हो सकता है जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड को इस टूर्नामेंट से बाहर किया है? जी बिल्कुल खावर, बहुत शुक्रिया। आपने जैसे अपने इंट्रो में कहा कि वो हमेशा से पुरजोश क्रिकेट खेलते आए हैं, वो यकजा होकर खेलते हैं, हर बंदा अपना 100% देता है, वो फाइटर्स हैं, जैसे वो कौम फाइटर है इसी तरह उनकी टीम भी फाइटर है। और कल उन्होंने ये आपको जो है ना, ये अपनी अच्छी क्रिकेट से डिस्प्ले करके ये दिखाया है। और बिल्कुल ये अफगान कौम के लिए और अफगानिस्तान के मुल्क के लिए जो है बहुत ज़बरदस्त एक जीत है। उनको बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है और ये उनकी क्रिकेट में बिल्कुल नया मोड़ होगा। और एट द सेम टाइम ये पाकिस्तान के जो क्रिकेट के करता धरता हैं उनके लिए भी एक सबक है और उनको भी अब होश के नाखून लेने चाहिए। बिल्कुल ऐसी। और जिस तरह की इनिंग्स ज़दरान ने खेली, इस तारीखी इनिंग्स को किस तरह से आप देख रहे हैं? इस वक्त अफगानिस्तान के बड़े ही इंपॉर्टेंट बल्लेबाज वो बन चुके हैं। बिल्कुल जी, उन्होंने साबित किया है। और देखें 37 पे 3 खिलाड़ी जब आउट हो गए थे तो बज़ाहिर तो लग रहा था कि अफगानिस्तान की टीम जो है 200 जो है वो हदफ 200 से ज्यादा का हदफ नहीं दे सकेंगे। लेकिन इब्राहिम ने जिस तरह की बारी ली और पहले वो सेंसिबल क्रिकेट खेले और उसके बाद जहां उन्होंने पार्टनरशिप्स लगाई, पार्टनरशिप्स के बाद वो रिस्क फ्री खेले हैं। आपको देखने में जबरदस्त लगता है। तो होता है ना कि जब आप कहें यार रन्स हो गए हैं चाहे जैसे भी खेलें, वो बड़ा खूबसूरत खेले हैं, उसमें रिस्क फ्री थे वो। और जहां बड़ी शॉट्स की जरूरत थी उन्होंने बड़ी शॉट्स खेली, पार्टनरशिप्स लगाई, उन्होंने जो है स्ट्राइक रोटेट किया और छिक्के लगाए और उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत आला थी। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगता उन्होंने कोई गलत शॉट खेला हो। तो देखने में भी जबरदस्त उन्होंने खेला और यकीनन वो 23 साल के हैं और उनके अंदर जितना टैलेंट मौजूद है और जिस तरह की बारी उन्होंने ली है, तो लगता ये है कि वो आगे बहुत लंबी क्रिकेट खेलेंगे और अपने मुल्क के लिए जो है जबरदस्त रिकॉर्ड्स बनाएंगे और शायकीन क्रिकेट को जो है क्वालिटी की क्रिकेट देखने को मिलेगी।
ठीक है सभी, आप क्या समझते हैं इंग्लैंड के लिए इस शिकस्त का मतलब क्या है? क्या अब उनकी टीम में भी कुछ बड़ी तब्दीलियां एक्सपेक्टेड हैं? बिल्कुल। जॉस बटलर जो कि एक शानदार खिलाड़ी हैं T20 और वनडे इंटरनेशनल के, यानी व्हाइट बॉल के, उनको जब से कप्तानी सौंपी गई है तो वो मुसलसल जो शिकस्तों का सामना हो रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब शायद उनको ज्यादा टाइम दिया जाए। तो मुझे तो ये लग रहा है कि जॉस बटलर से जो है वो कप्तानी जो है छिन जाएगी, और इंग्लैंड जो ऊपर नीचे ये शिकस्तें उनको मिल रही हैं, तो वो तो खैर प्रोफेशनल लोग हैं और वो मॉडर्न डे क्रिकेट को खेलते हैं और मॉडर्न डे के जो क्रिकेट के ट्रेंड्स हैं उनको बड़ा फॉलो करते हैं, तो वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे और वो दोबारा बाउंस बैक करेंगे। बट जॉस बटलर जो है उनकी कप्तानी में मुझे जो है वो खतरे में नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा सभी, जिस तरह से पाकिस्तानी टीम पर बड़ी तनकीद की जा रही है आजकल, ऑब्वियसली जो बनती भी है, एक राइट क्रिटिसिज्म तो होना चाहिए जिस तरह से पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ, लेकिन एक जो क्रिटिसिज्म था कि हम छोटी टीम से हार जाते हैं, अफगानिस्तान से हारते हैं, यूएसए से हारते हैं, आयरलैंड की बात की जाती है, जिम्बाब्वे की। आपको लगता है कि अब ये छोटी टीमें भी छोटी नहीं रही हैं? क्योंकि यही छोटी टीमें जिनको हम कहते हैं जो कि अब रही नहीं है, जैसे अफगानिस्तान ने पहले ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था पिछले साल, हमने देखा, फिर अब इंग्लैंड को भी हरा दिया है। तो ये तनकीद खाली सिर्फ पाकिस्तानी टीम पर करना कि हम छोटी टीमों से हार जाते हैं, यह पाकिस्तानी टीम के साथ नाइंसाफी है? क्योंकि उन टीम का जो स्टैंडर्ड है वो भी अब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उनके प्लेयर्स बहुत शार्प और मैच्योर होते जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन पहले आपको ये जो है ना डिफाइन करना होगा कि छोटी टीम कौन सी है और बड़ी टीम कौन सी है। देखें, जिनको हम छोटी टीम कहते हैं वो निस्बतन बाद में जिनको टेस्ट कैप मिली और वो टेस्ट मेंबरशिप मिली और वो बाद में टेस्ट क्रिकेट उन्होंने खेलना शुरू किया, निस्बतन कमजोर टीमें हैं अफगानिस्तान की और बांग्लादेश की। अमेरिका तो अभी खेल नहीं रहा टेस्ट क्रिकेट, तो यकीनन जब नए आते हैं उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लेकिन अफगानिस्तान अब छोटी से बड़ी टीम बिल्कुल बन चुकी भी है। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये जो आपका फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के मुताबिक आप बड़ी और छोटी क्रिकेट टीम कह सकते हैं। T20 में तमाम टीमें, चूंकि 20 ओवर का खेल होता है, उसी में फैसला होना होता है। एक अच्छा स्पेल, एक अच्छी बारी पूरे मैच का पासा पलट देती है, तो वहां तकरीबन सारी टीमें बराबरी की बुनियाद पे खेल रही होती है। बट व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट, तो ये वहां पे ये छोटी और बड़ी टीम का फर्क अभी भी मौजूद है। आप ये नहीं कह सकते जो इंडिया इस वक्त टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, जैसा ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, इवन इंग्लैंड खेल रहा है, तो वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान उस तरह की अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे। लेकिन जो आपका पॉइंट है कि पाकिस्तान हारता है, ये हकीकत है, ये हमारी बदकिस्मती है। हमें ये सिखाया नहीं गया कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना होता है। सिचुएशन में जो है हम जाके कोलैप्स कर जाते हैं और वहीं से जो है हमारे मसाइल शुरू होते हैं। हम छोटी टीमों से ज्यादा अंडर प्रेशर होके खेलते हैं और नतीजा आपके सामने। ठीक है। और अफगानिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को देखकर आपको कैसा लग रहा है? अगर इसी फॉर्म में वो रहते हैं तो सेमीफाइनल या फाइनल तक भी पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, जो उनको जीत मिली है तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा ऊपर गया हुआ है, और वो ऑस्ट्रेलिया से जब खेलेंगे अपना आखिरी मैच तो बहुत बड़े दिल के साथ खेलेंगे, और कुछ बाद नहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया को भी है वो शिकस्त से दो चार करे। अगरचे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से इस वक्त बेहतर टीम है और बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं, लेकिन फिर भी जो अफगानिस्तान का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ऊपर है। और उसके बाद जब वो जाते हैं तो वो चांस है, तो वो सेमीफाइनल तक उनका चांस तो है। फाइनल में वो जाए ना जाए, लेकिन सेमीफाइनल तक उनके बड़े ब्राइट चांसेस हैं कि वो ऊपर जाएं। ठीक है। और अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में आपको क्या लग रहा है, किस तरह के मुकाबले में देखने को मिल रहे हैं? कोई टीम आपको फेवरेट नजर आ रही है जो चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकती है? देखिए, मुकाबले तो बहुत अच्छे मिलने को आ रहे हैं, और ये आपको और हमें और हम सबको एक खुशी है कि हम बहुत अरसे बाद एक बहुत बड़ा आईसीसी का इवेंट होस्ट कर रहे हैं। हम मेहमान नवाज कौम है, हम उनको वेलकम कर रहे हैं। हमें बहुत, अगरचे हमारी हमने बदतरीन शिकस्त खाई, हम चैंपियंस ट्रॉफी से बहुत पहले बाहर हुए, बल्कि पहली टीम से जो बाहर हुए, लेकिन उसके बावजूद हमें ये खुशी है कि बहुत बड़ा इवेंट हमारे मुल्क में हो रहा है और अल्लाह इसको कामयाबी से मुकम्मल करे। लेकिन जो जहां तक आप क्रिकेट की बात करते हैं, तो आपको जो आप आगे जाएंगे आपको कम्पिटिटिव क्रिकेट ज्यादा मिलेगी, कमजोर टीमें निकलती जाती हैं।
जो टीम्स अच्छा खेल रही हैं और जैसे एक्सपेक्टेड था, आप देखें इधर से न्यूजीलैंड और इंडिया आगे क्वालिफाई कर रहे हैं, उधर से गालिब इम्कान तो यही है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आगे आएंगे। तो ये 4 बेहतरीन टीमें हैं, आपको 2 बेहतरीन सेमीफाइनल और एक जबरदस्त फाइनल देखने को मिलेगा, यही उम्मीद की जा सकती है। ठीक है। अच्छा, फ़खर ज़मान की रिटायरमेंट से मुताल्लिक अब खबरें सामने आ रही थी जिस पर वो खुद भी कह चुके हैं कि अभी वो खेलना चाहते हैं, तो अभी आपको लग रहा है कि मुस्तकबिल में इन फ्यूचर कौमी टीम में उनको परमानेंट जगह मिल सकेगी? मेरे ख्याल में फखर में अभी कुछ क्रिकेट बाकी है, वो एक इम्पैक्ट प्लेयर है और इम्पैक्ट प्लेयर पाकिस्तान के पास साइम के अलावा कोई ऐसा सच है नहीं है। बड़े नाम बहुत हैं बट इम्पैक्ट शाहीन है। इम्पैक्ट प्लेयर वो होता है कि जो अपनी जाती परफॉर्मेंस से पूरे मैच को एकदम से उसका पांसा पलट दे। तो फखर में ये पूरी सलाहियत मौजूद है, जिस दिन वो पूरी बारी लेते हैं तो वो मैच पाकिस्तान के हक में आ जाता है। इसी तरह साइम है, इस तरह शाहीन ऊपर से अगर 2-3 आपको जल्दी आउट दे देते हैं तो मैच पाकिस्तान के हक में आ जाता है। तो फखर के मेरी नजर में व्हाइट बॉल क्रिकेट का उसके अंदर अभी क्रिकेट बाकी है, वो T20 और वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं अभी चंद साल। फिटनेस के उनके मसाइल रहे, कुछ डिसिप्लिन के वो ट्वीट्स वगैरह वाले, बट मेरा ख्याल है वो उससे गुजर चुके हैं। इसके बावजूद भी वो एक इम्पैक्ट प्लेयर है। तो टेस्ट क्रिकेट में मैं नहीं समझता जो उनका टेम्परामेंट है, जहां से उनका बल्ला आता है, जैसी वो अप्रोच है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं, तो ये तो नहीं नजर आता कि टेस्ट टीम में उनको जगह दी जाएगी। अलबत्ता T20 और वनडे फॉर्मेट में वो टीम का हिस्सा होंगे। उम्मीद की जाती है कि वो जल्दी फिट हो, टीम का हिस्सा बने। ठीक है। और पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? टीम में मजीद बेहतरी की किस तरह से ज़रूरत है, किस तरह से कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा? बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि अब पूरी टीम को तब्दील होने की ज़रूरत है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप पूरी टीम को तब्दील नहीं कर सकते। आप अवेलेबल जो लॉट होती है, जो टैलेंट होता है, उसके साथ देखें, आपको सही वक्त पे सही फैसले करने होते हैं। एक हमारी बदकिस्मती है, मैं आपके शो में कई दफा कह चुका हूं कि हम पिछले चंद सालों में 6 चेयरमैन, 20 कोचेज और 8 कप्तान के साथ, दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता। लोग जब हमारे साथ बैठते हैं, आप बाहर कहीं जाएं या बाहर के किसी बंदे से बात करें, वो बाकायदा हमारे ऊपर हंसते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं हमारा। तो पता नहीं यार बाब इख्तियार को इसको इस तरफ ज़हन क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं सोचते। तो अभी आकिब जावेद है, मेरे ख्याल में तो उनमें इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी, वो आगे आते और वो कहते मेरे से नहीं हो सका। लेकिन बहरहाल अगर वो हैं, यानी प्लेयर्स तो के साथ साथ हमें जरा पीसीबी के सिस्टम पर भी गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम को किस तरह से बेहतर बनाया जाए। बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल समी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, बराह रास्त आपको इस वक्त लिए चलेंगे लाहौर, जहां सुपीरियर यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल जारी है, जिसके मनाज़िर हम दिखाते हैं आपको न्यू की स्क्रीन पर। तलबा की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में असातिज़ा तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल में तलबा का मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस का शानदार मुजाहरा, जिसके मनाज़िर आप इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर देख रहे हैं। तलबा की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। मार्च पास्ट का शानदार मुजाहरा भी यहाँ पर किया जा रहा है। और वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात और वज़ीर आज़म के मुशीर राना मशहूद तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। तलबा की परफॉर्मेंस ने समा बांधिया। मार्च पास्ट का शानदार मुजाहरा यहाँ पर किया जा रहा है तालिबात की जानिब से। न्यू की स्क्रीन पर बराह रास्त मनाजिर आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं, जहाँ लाहौर सुपीरियर यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल इस वक्त जारी है। रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल में तलबा की जानिब से मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस का शानदार मुजाहरा भी किया गया। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में असातिज़ा और तलबा व तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत आप इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। लाहौर सुपीरियर यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल है, जो कि हर साल ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और तलबा तालिबात और असातिज़ा की बड़ी तादाद इसमें शिरकत करती है। मेहमान खुसूसी आज मौजूद हैं वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात और वज़ीर आज़म के मुशीर हैं राना मशहूद, जो इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। बराह रास्त मनाजिर आप इस वक्त देख रहे हैं लाहौर से सुपीरियर यूनिवर्सिटी के, जहाँ इस वक्त स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है, जो कि हर साल जिसका इनेकाद किया जाता है सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जानिब से, जिसमें तलबा व तालिबात और असातिज़ा की बड़ी तादाद शिरकत करती है, जिसके मनाज़िर इस वक्त आप न्यू की स्क्रीन पर देख रहे हैं। तालिबात की तरफ से जो मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज हैं उनका इनेकाद किया जाता है, उसका शानदार मुजाहरा भी हमने देखा है। और हर साल की तरह स्टूडेंट्स के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं
ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, तलबा व तालिबात की एक बड़ी तादाद है, असातिज़ा बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और इसके साथ साथ तलबा की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो बड़ी ज़बरदस्त रहती हैं। हर साल ही शानदार जो मार्च पास्ट है उसका मुज़ाहरा भी यहाँ पर किया जाता है। इस वक्त जो तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं वज़ीर तालीम पंजाब है राना सिकंदर हयात, और वज़ीर आज़म के मुशीर हैं राना मशहूद, जो इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। तो ये बराह रास्त मनाज़िर हैं इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर लाहौर सुपीरियर यूनिवर्सिटी के, जहाँ इस वक्त स्पोर्ट्स और कल्चर फेस्टिवल का हर साल की तरह इनेकाद किया जाता है, तमाम किया जाता है, जिसमें तलबा तालिबात की बड़ी तादाद शिरकत करती है। और ये यहाँ पर जो हमारा कल्चर है उसको प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। जिस तरह से आप हमारी स्क्रीन पर भी इस वक्त देख रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं डिफरेंट कल्चर्स को इस वक्त रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने कल्चर के क्लोज किस तरह से आना है, अपने कल्चर को किस तरह से साथ लेकर चलना है, तो हर साल हम देखते हैं कि ये प्रैक्टिस लाहौर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल में देखने को मिलती है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, ओवेरियन सिस्ट ख़वातीन में पाया जाने वाला एक आम मगर पेचीदा तिब्बी मसला है। ये एक ऐसी हालत है जो अक्सर बगैर किसी नुमाया अलामात के परवान चढ़ती है, लेकिन बाज़ सूरतों में ये संगीन पेचीदगियों का सबब भी बन सकती है। ओवेरियन सिस्ट न सिर्फ ख़वातीन की सेहत के लिए एक चैलेंज है, बल्कि बाज़ सूरतों में बांझपन, इनफर्टिलिटी की वजह भी बन सकता है। ओवेरियन सिस्ट एक किस्म की थैली या गदूद होता है जो ख़वातीन की ओवरी में बनता है, और इसमें माया, नीम, ठोस या सख्त मवाद मौजूद हो सकता है। ज़्यादातर ओवेरियन सिस्ट गैर मुहलिक होते हैं और कुछ वक्त के बाद ये खुद ही ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन बाज़ सूरतों में ये सिस्ट संगीन नौइयत इख्तियार कर लेते हैं और सर्जरी या फिर दीगर इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। अक्सर औक़ात ओवेरियन सिस्ट बग़ैर किसी अलामत के मौजूद होता है और आम अल्ट्रासाउंड के दौरान इसका पता चलता है। ये सवाल अक्सर ख़वातीन के जहन में भी आता है, क्या ओवेरियन सिस्ट से बांझपन हो सकता है? क्या ओवेरियन सिस्ट का कोई आसान और कम पेचीदा इलाज भी मुमकिन है? इसी तरह के दीगर सवालात का जवाब जानने के लिए हमने कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अदीर रियाज को अपने शो में मदऊ किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ओवेरियन सिस्ट की जो आम एक रीज़न है वो क्या है, सबसे पहले कि वजूहात लोगों को पता चल जाए कि इस वजह से उन्हें इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। देखिए, 15 से 45 साल की उम्र की ख़वातीन में, यानी जिसको हम रिप्रोडक्टिव एज ख़वातीन की कहते हैं, उसमें एक तहकीक के मुताबिक हर 4 में से एक खातून किसी न किसी मरहले में ज़िंदगी के इस प्रॉब्लम को फेस करती है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, हमारा डाइटरी पैटर्न, वज़न का बढ़ना, और ये फिर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स कॉज करती है, जैसा कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं, पेन हो सकती है, और समटाइम्स इसकी कोई रीज़न नहीं होती। समटाइम्स विदाउट एनी रीज़न ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग भी हमें अल्ट्रासाउंड पर देखने में मिलती है। ठीक है, और क्या इसमें जो अलामात होती हैं, कैसे एक मरीज़ को पता चलेगा कि वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, या उसकी कितनी स्टेजेस हैं? इसकी अलामात इसके साइज़ पर डिपेंड करती हैं, और इसकी किस किस्म की ये ओवेरियन सिस्ट है उस पर डिपेंड करती है। अगर एक सिंपल ओवेरियन सिस्ट है तो यूजुअली वो सिर्फ पेट के निचले हिस्से में भारीपन, पेट के निचले हिस्से में दर्द का होना, कब्ज़, पेशाब में रुकावट का आना, या इज़्दिवाजी ताल्लुकात के दौरान तकलीफ़ का होना, ये अलामात ज़ाहिर करती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो हैं, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी थैलियाँ बन जाती हैं, उसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात मेंसेस के दौरान शदीद पेन का होना एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट की निशानी हो सकती है। ठीक है, और अगर जब हम बात करते हैं इसकी स्टेजेस के हवाले से, तो किस तरह से, मतलब जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो फिर कब ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं, कैसे इसको इस पर एक चेक रखा जा सकता है? बेसिकली ओवेरियन सिस्ट की स्टेजेस से ज़्यादा हम उसकी टाइप्स डिफरेंट जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। मसलन पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं जो कि बांझपन का एक मेजर कॉज हो सकती हैं। इसके अलावा सिंपल सिस्ट होती है जो कि एक आम पानी की थैली की मानंद होती है और बहुत ज़्यादा शदीद अलामात पैदा नहीं करती अनटिल अनलेस उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। जब साइज़ बढ़ जाए तो ज़ाहिर है उसका एक मैस इफेक्ट आना शुरू होता है, एक प्रेशर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। उसके अलावा एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होती हैं जो कि खून की थैली जिसको कहा जाता है। तो उसकी जो अलामात होती हैं और उसकी शिद्दत जो है वो इन दोनों पॉलीसिस्टिक ओवरीज और सिंपल सिस्ट की निस्बत ज़्यादा होती है। उसके बाद एक आखिरी स्टेज वो आती है जहाँ पर इन सिस्ट के अंदर एक कैंसर डेवलप कर जाता है।
तो वो जाहिर है कि एक सीरियस इशू है जिसको हमें हाई लेवल पे जाके एक स्पेशलाइज्ड स्टडी के तौर पे जो है वो देखना पड़ता है। ठीक है। और डॉक्टर साहब किस तरह से इसको चेक किया जा सकता है? जैसे हम अपनी आम रूटीन में हमें डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको 6 महीने बाद या 1 साल बाद ये टेस्ट करवा लेने चाहिए, तो इसमें क्या गाइडलाइंस हैं? बेसिकली इसमें ख़वातीन को अपने जिस्म में आने वाली किसी भी तब्दीली को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसके अलावा माहवारी के निज़ाम में आने वाली किसी भी तब्दीली को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि ख़वातीन शायद अपनी घरेलू एक्टिविटीज़ में इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं कि वो अपने आप पर वो तवज्जो नहीं दे पाती जो उनको देनी चाहिए। ठीक है। तो अगर माहवारी के निज़ाम में किसी भी किस्म की ख़राबी आ रही है या जिस्म के निचले हिस्से में कोई सूजन महसूस हो रही है, कोई भारीपन महसूस हो रहा है, पेशाब में किसी किस्म की रुकावट आपको मुसलसल महसूस होती जा रही है, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये वो वक्त है कि जहाँ पे आपको अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से या डॉक्टर से इस बारे में मशवरा करना चाहिए। ठीक है। कि क्या मजीद स्टेप आपको लगता है कि इस हवाले से जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा कम है, या इस हवाले से अगर हम मर्द हजरात के कुछ जिसे कहते हैं इंटरेस्ट की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा कम है, वो इन चीज़ों पर फिर ध्यान नहीं देते हैं? बिल्कुल ऐसा है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ हमारी ख़वातीन यूज्ड टू हैं अपने आप को इग्नोर करने में। हमारी ख़वातीन के पास से शायद अपनी ज़ात के लिए वक्त कम है, और हम भी शायद अपनी ख़वातीन पर वो तवज्जो मर्द हज़रात नहीं दे पाते जो कि उनका हक बनता है। जी ठीक है। और ये एक बुनियादी रीज़न है। तो अब इलाज की तरफ आ जाते हैं। इलाज में जिस तरह से आपने बताया कि डिफरेंट टाइप्स हैं, तो इन डिफरेंट टाइप्स में किस तरह से फिर उसको ट्रीट किया जाता है? देखें, इलाज से पहले जो है वो तशख़ीस का मरहला आएगा। सबसे पहले जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एग्जामिन करता है फिजिकली एग्जामिन करने के बाद अगर वो ज़रूरत समझता है तो वो आपको रेडियोलॉजिकल टेस्ट जो है वो एडवाइस कर सकता है, जिसमें पहले नंबर पर पेल्विक अल्ट्रासाउंड आता है। पेल्विक अल्ट्रासाउंड एक सिंपलेस्ट, इजी, कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है जिसकी मदद से ओवेरियन सिस्ट की बासानी तशख़ीस की जा सकती है। इवन अगर कोई खातून कोई अलामात जो मैंने बताई हैं वो महसूस कर रही हो तो वो खुद भी अल्ट्रासाउंड करवा सकती हैं। अल्ट्रासाउंड पे सिस्ट जो है वो बहुत आसानी से देखी जा सकती है, उसका साइज नोट कर लिया जाता है, उसकी किस किस्म की नवीयत है वो देख ली जाती है, और उसकी बुनियाद पर फिर फैसला किया जाता है कि इलाज किस तरह किया जाएगा। अब इलाज की जब हम बात करते हैं तो इलाज का डिपेंड ये करता है कि ओवेरियन सिस्ट का साइज़ क्या है और उसकी नवीयत क्या है। अगर ओवेरियन सिस्ट छोटे साइज़ की है, 5 सेंटीमीटर से कम है, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। मैं यहाँ पर ये बात दोबारा दोहराना चाहूँगा कि ओवेरियन सिस्ट अगर 5 सेंटीमीटर से कम साइज़ की है और उसमें कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि मैंने देखा कि ख़वातीन 3 सेंटीमीटर की सिस्ट पे, जो कि यूजुअली एक फॉलिकुलर सिस्ट जो कि नॉर्मल फिनोमिना होता है, परेशान होकर एक मेडिकल एडवाइस सीख करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ नॉट द केस। अच्छा, उस केस में 5 सेंटीमीटर से कम की सिस्ट को हार्मोनल थेरेपी से और मेडिसिन से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। जो सिस्ट 5 सेंटीमीटर से बड़ी है उस पे आपको विजिलेंट हो जाना चाहिए। अब इस केस में ये देखा जाएगा कि इसके अंदर कोई सॉलिड स्ट्रक्चर तो मौजूद नहीं है। अगर कोई सॉलिड स्ट्रक्चर मौजूद है तो ये एक ख़तरनाक चीज़ हो सकती है, इसलिए हम इसको फर्दर इमेजिंग की तरफ जाएंगे जिसमें MRI आएगा, उसमें हार्मोनल एसेस आएंगे, CA 1 to 5 लेवल, जिसमें ट्यूमर मार्कर्स हम देखते हैं। अगर ये सिस्ट सिंपल सिस्ट है यानी खाली पानी की थैली है, या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है यानी खून की थैली है, तो पुराने वक्तों में तो इसका सिर्फ एक ही इलाज होता था कि इसको ऑपरेशन करके निकाल दिया जाए। ठीक है। लेकिन अब जदीद रेडियोलॉजी में, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ने पूरा सिनेरियो जो है वो चेंज कर दिया है। अब बड़े बड़े ऑपरेशंस से हम हट के मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज और नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स की जानिब जा रहे हैं। तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का एक प्रोसीजर है ओवेरियन सिस्ट एस्पिरेशन एंड स्क्लेरोथेरेपी। इसमें बेसिकली ये किया जाता है कि अल्ट्रासाउंड की मदद से देखते हुए उस सिस्ट के अंदर एक खास सुई दाखिल की जाती है और उस सिस्ट का जितना मवाद होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, एस्पिरेट कर लेते हैं सिरिंजेस के जरिए। लेप्रोस्कोपिक, इट इज लेस देन लेप्रोस्कोपिक, इट इज जस्ट लाइक कि आपको एक इंजेक्शन लगाया जा रहा है। सिर्फ ये है कि उस इंजेक्शन की सुई डिफरेंट है, वो सुई जो है वो उस सिस्ट में दाखिल होगी, और जैसे आप एक शॉपर में एक इंजेक्शन की सुई दाखिल करें और उसमें से पानी निकालना शुरू कर दें, एग्जैक्टली उसी तरीके से आप ओवेरियन सिस्ट में से उसका मवाद सारा जो ब्लड होगा या पानी होगा उसको एस्पिरेट करना शुरू कर देंगे। अब जब आप उसको एस्पिरेट करते जाएंगे तो जाहिर है वो सिस्ट सुकड़ना शुरू हो जाएगी और सुकड़ते सुकड़ते वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बट दिस इज द टाइम जब अगला मरहला शुरू होता है। अब इस मरहले में ये है कि अगर आप इस सिस्ट को यहीं पर छोड़ देंगे यानी सिर्फ खत्म करके छोड़ देंगे तो ये दोबारा भरना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे काम आता है स्क्लेरोजिंग एजेंट का। हम एक स्क्लेरोजिंग एजेंट जो है
वो इस सिस्ट के अंदर दाखिल कर देते हैं, जो कि इसकी वॉल्स को ख़त्म करती थी। यूँ समझ लीजिए कि वो वॉल्स जुड़ जाती हैं। आपने एक शॉपर में एल्फी डाल दी कि अब वो शॉपर बंद हो गया, वो दोबारा खुल नहीं सकता। ठीक है। ह्यूमन बॉडी का एक नॉर्मल मैकेनिज्म है कि जो चीज़ काम नहीं कर रही वो उसको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खत्म कर देता है। ठीक है, तो वो डिसॉल्व हो जाएगी या फ्लश आउट हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो वो सिस्ट जो है जब हम उसको एस्पिरेट कर लेंगे और उसमें स्क्लेरोजिंग एजेंट डाल देंगे तो ओवेरियन सिस्ट एस्पिरेशन स्क्लेरोथेरेपी के बाद पानी की थैलियाँ और खून की थैलियाँ ये दोनों मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती हैं। और ये इतना सादा प्रोसीजर है कि आप यूँ समझ लीजिए कि प्रोसीजर के 5 मिनट के बाद मरीज खुद भी ये नहीं बता सकता कि प्रोसीजर उसके जिस्म पर किस हिस्से से किया गया। ठीक हो गया। अच्छा, बांझपन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि ओवेरियन सिस्ट में जो एक प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो जाती है वो इनफर्टिलिटी की हो जाती है। या तो इसको भी थोड़ा एलैबोरेट कर दीजिए। ये डिपेंड करता है कि ओवेरियन सिस्ट किस किस्म की है। ठीक है। अब एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट इज अ मेजर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। इसमें जो नाली जो कि एग को यूट्रस तक लेके जा रही होती है उसमें बाज़ों का सुकड़ाव आ जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से वो एग को ट्रांसफ़र नहीं कर पाती। उसके अलावा और बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जिस्म के अंदर एडहियंस बन जाती हैं जिसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती हैं। तो उसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है जिसमें एग बनता ही नहीं है प्रॉपरली और हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ जाते हैं। तो ये इनफर्टिलिटी का एक मेजर कॉज है। बट द थिंग इज़ कि ये सब चीजें वो हैं जो कि ट्रीटेबल हैं। अगर आप इनको टाइमली एड्रेस कर लेते हैं और आप इसको ट्रीट करना चाहते हैं तो आप इनको तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी चेंजेस आपकी बॉडी में आ रहे हैं उनको आपको उस टाइम पे नोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अदील रियाज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और उम्मीद हम ये करते हैं कि आज की जो डिस्कशन हमने की है तमाम खवातीन के लिए भी मुफीद रही होगी। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि कोई भी चेंजेस अगर हम खवातीन अपनी बॉडी में फील करती हैं तो उस हवाले से उन्हें भी अलार्म होने की ज़रूरत है कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना है या कोई जो टेस्ट है वो उन्हें ज़रूर कराना है ताकि हम डायग्नोसिस की तरफ जा सकें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से गर्मा गर्मी उरूज पर है। ऑपोजिशन ग्रैंड लाइन्स ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को रोकने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑपोजिशन रहनुमा कहते हैं कि होटल इंतज़ामिया पर दबाव डाला जा रहा है, हत्ता कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं कि अगर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई तो होटल बंद कर दिया जाएगा। ये सूरत हाल उस वक्त मजीद संगीन हो गई जब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और महमूद खान अचकज़ई समेत दीगर रहनुमाओं ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि यह हुकूमत जमहूरियत के दावे तो करती है लेकिन एक कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से भी खौफज़दा है। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि वो एक हफ्ते से जगह हासिल करने की कोशिश कर रहे थे मगर पहले एक फिर दूसरी और तीसरी जगह पर भी उन्हें इंतज़ामिया की तरफ से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने न सिर्फ अवामी मसाइल पर बात करने से गुरेज़ा है बल्कि अपोजिशन के सियासी हक को भी दबाया जा रहा है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमत को तंबीह करते हुए कहा कि अगर कौमी कॉन्फ्रेंस में रुकावट डालने की कोशिश की गई तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तखत देंगे। उन्होंने कहा कि ये एक इंस्टॉल्ड रजीम है जो आवाम के हुकूक तलब करने पर तुली हुई है मगर अपोजिशन हर सूरत में अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेगी। ये मामला इंतहाई हसास रुख इख्तियार कर चुका है और देखना यह है कि क्या हुकूमत वाकई कॉन्फ्रेंस रुकवाने के लिए दबाव डाल रही है, क्या होटल इंतज़ामिया को धमकियां दी जा रही हैं और अगर ऐसा है तो क्या ये जमहूरी रवैया है या फिर अपोजिशन खुद इस मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है। इसी अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया है। पराचा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अपोजिशन का इल्ज़ाम यह है कि हुकूमत होटल इंतज़ामिया पर दबाव डाल रही है और कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि वाकई सियासी दबाव की एक मिसाल है या फिर जैसे हमने बहुत बार पहले भी देखा अपोजिशन महज हुकूमत पर दबाव डालने के लिए बयानियां बना रही है? बहुत शुक्रिया। कहा तो जाता है कि हुकूमत बोलने नहीं दे रही, हुकूमत इज्तिमा नहीं करने दे रही। आज इस मुल्क में 9 मई जैसे वाकयात भी हो चुके हैं और कल जो बातचीत की गई, कल कॉन्फ्रेंस का पहला दिन था, वही आज भी उन्होंने बैठना है और ये जो सारी बातें उन्होंने की जिनको आपने दोहराया भी सही, ये भी तो मीडिया पे आई ना, तो फिर वो इल्जाम के जी बात करने की इजाजत नहीं है। अगर बात करने की इजाजत नहीं है तो फिर आप और मुझे तो पता नहीं चलना चाहिए था ना कि उन्होंने क्या बात की है। हैविंग सेड दैट, इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क में जमहूरियत फाल है, मुल्क में आइन मौजूद है, जो आइनी आज़ादियां हैं, लिबर्टीज हैं,
जिन चीजों के बारे में मना किया गया है, ये सब पार्टीज को ऑब्जर्व करना चाहिए। अपोजिशन को भी देखना चाहिए कि जहां जहां आर्टिकल 19 और 19A में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी फॉलो करे, और हुकूमत को भी चाहिए कि जितने 9 है, 10 है, 11 है, 13 है, 17 है, जितने आर्टिकल में गारंटीज दी गई हैं लिबर्टीज की, वो भी ऑब्जर्व रहें। असल मसला ये नहीं है कि हुकूमत दबा रही है या अपोजिशन दबाव बढ़ाना चाह रही है। असल मसला ये है कि जमहूरियत में अपोजिशन और हुकूमत अपने अपने डोमेन को समझ कर अदा करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अपोजिशन है उसका डोमेन पार्लियामान के अंदर भी बनता है, बाहर भी बनता है। वो बाहर का देखते हैं, पार्लियामान के अंदर जो किरदार है उस पर गौर नहीं करते। पार्लियामान में, पार्लियामानी डेमोक्रेसी में जब बार बार पार्लियामेंट की बात की जाती है तो कम से कम पार्लियामेंट के अंदर जो फोरम है उसको तो इस्तेमाल करें। आपकी एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप आए, फिर वो उसको सारा ही सड़कों पे रहना, बहरहाल उनकी पॉलिटिक्स से क्या कह सकते। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से शाहिद खान अब्बासी भी कह रहे हैं कि हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस से घबरा रही है, जो उनके मुताबिक है कि एक हफ्ते से वो कोई जगह अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो नहीं पा रही है, तो ये कहना दुरुस्त होगा कि हुकूमत वाकई इस कॉन्फ्रेंस को रोकना चाहती है? और अगर आपको लगता है कि ऐसा ही है तो फिर इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? हुकूमत को इस कॉन्फ्रेंस से क्या फर्क पड़ता है, या हुकूमत को इस कॉन्फ्रेंस से क्या खतरा है? लेकिन ना, मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि 9 मई जैसे वाकयात हो गए, 26 नवंबर जैसे वाकयात हो गए। हुकूमत को क्या खतरा है कि वो इस कॉन्फ्रेंस को रुकवाए? जी, है कि हुकूमत टॉपल होना महसूस हो रही हो या इनको बैठने से मना कर रही हो। बैठ तो रहे हैं, मसलन अगर एक जगह पे नहीं बैठ रहे, दूसरी जगह पे बैठ जाए, अपोजिशन तीसरी जगह पे बैठ रही है। मैं तो बार बार यही बात कर रहा हूँ कि जो कुछ वो कहते हैं वो मुझे और आपको मालूम हो जाता है। जहां वो बैठना चाहते हैं वो बैठ जाते हैं। फिर ये जो बाहर भी एक बयानिया बनाया जाता है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है, अब इन चीजों को हमें जरूर लिंक करना चाहिए। अगर बैरूनी दबाव के लिए ये सारी बातें की जा रही हैं तो वो भी बैरूनी दबाव भी तो काम नहीं कर सकते। ट्रंप इंतजामिया पे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने आकर, ट्रंप ने 16 के पैसे भी पाकिस्तान के रिलीज कर दिए। अगर ट्रंप इंतजामिया पे ही सारा कुछ था तो ट्रंप ने तो पाकिस्तान को फेवर कर। फिर बरतानिया में आर्मी चीफ गए, जिस तरह का वहां उनकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ने इस्तकबाल किया वो भी आपके सामने है। तो ये वाले जो मैसेजिंग है पाकिस्तान के अंदर से ये सारा कुछ हो गया, वो काम नहीं कर पा रहा। तो इसलिए मैं फिर कहूंगा कि पार्लियामेंट में बैठ के अपना किरदार अदा करें, पार्लियामान में आवाज बुलंद करें। यानी जो एक फोरम उनके पास पहले से मौजूद है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करें। अच्छा, इसी मामले पर उमर अयूब ये कह रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस से रुजू कर सकते हैं। आप समझते हैं कि इस मामले पर भी कोई कानूनी चाराजोई की गुंजाइश मौजूद है, ये करनी चाहिए या हो सकती है? और अगर हो सकती है तो फिर किस नौयत के मुकदमे की तवक्को की जा सकती है? अभी तो मिल के आए हैं ना चीफ जस्टिस। जब चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने बुलाया था, इन्होंने कहा उन्होंने दरखास्त की थी, चले उन्होंने दरखास्त की, आप मिले, आपने तो सारी बातें की। वहां पर ये बातें अगर हुई हैं तो क्या जवाब मिला? अगर आपने नहीं की तो क्यों नहीं की? लेकिन वहां पर ये बातें हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उमर अयूब साहब जो उससे मुलाकात के बाद आए, इस तरह बात की तो बाकी एक, अगर आप पॉलिटिसाइज करके बात करेंगे तो वो इम्पैक्ट जो आप चाह रहे हैं, या तो आप पॉलिटिसाइज करना चाह रहे हैं। अगर पॉलिटिसाइज नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर वो, जैसे पहले फोरम की मैं बात कर गया हूँ, इस फोरम पे जाने का भी तो एक प्रोसीजर है। आपने क्या प्रोसीजर अपनाया? जो जो बाकी मामला चल रहे हैं, मसला आपने एक प्रोसीजर अपना के सिविलियन का, मिलिट्री करवाने का आपने पिटीशन करवाई, वो चल रही रोजाना की बुनियाद। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ समाप्त शुरू हो चुकी है। बाकी जितने आपने इलेक्शन के हवाले से जो बात की थी वो भी मेरे ख्याल है कल वो भी पिटीशन समाप्त के लिए आ रही है। तो हर फोरम का एक प्रोसीजर है। मैं आप बयान दें और आपका बयान इतना आप अहम समझें कि बिल्कुल पूरा सिस्टम जो है उसको फौरन ही रिस्पॉन्ड करेगा। हर फोरम का एक प्रोसीजर है। जैसे पार्लियामान का मैंने पहले बताया,
मैं उसी तरह जुडिशरी का भी बता रहा हूँ, और जुडिशरी में आपकी चीजें टेकअप हुई हैं। लेकिन इस वक्त जो अपोजिशन का मौक़िफ़ आप देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत 20-25 अरब के इश्तेहारात पर तो पैसा लगा रही है, लेकिन जहां सियासी आज़ादी की बात होती है उसको कहीं ना कहीं लिमिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो आपके ख्याल में ये हुकूमत के लिए तो फिर नुकसानदेह हिकमत अमली होगी? हर हुकूमत अपना पर्सपेक्टिव अवाम के सामने रखती है। अब उसमें अगर किसी ने 25 अरब लगा दिए, मुझे नहीं पता 25 अरब है या 5 अरब है, और किसी ने 1 अरब लगाया, हुकूमतें एडवर्टाइज करते हैं। पीटीआई के दौर में भी 8 अरब का बिल था ये एडवर्टाइजमेंट, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। हुकूमतें प्रोजेक्ट करती हैं। आपको याद है जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर के तौर पे लाहौर जाते थे तो उस्मान बुज़दार को कहा करते थे कि अपने बारे में तुम लोगों को बताते क्यों नहीं है। वो उनका मतलब यही होता था कि आप एडवर्टाइज करें। एक तरफ तो ये बात हो गई, दूसरा जो लिमिटाइज करने वाली बात है, हम तो अभी वही बात कर रहे हैं कि मुझे और आपको जो पर्सपेक्टिव मिला वो तो मीडिया के थ्रू मिला। मैं अपोजिशन के पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं। आपको और मुझे जो उनकी बातचीत का इल्म हुआ वो मीडिया के थ्रू इल्म हुआ। उन्होंने क्या फरमाया गुज़श्ता रोज या आज क्या बात करेंगे वो मीडिया ही बताएगा, क्योंकि फिजिकली चले मैं तो इस्लामाबाद बैठा हूं, मैं तो जा सकता हूं, आप तो नहीं जा सकते। जितना क्वेश्चनर आपने फ्रेम किया इस हवाले से वो सारा उन इत्तलात की बुनियाद पर जो मीडिया के जरिए आपको पहुंचे। तो फिर ये बात कर देना, मैं ये नहीं कह रहा कि आइडियल सूरत हाल है पाकिस्तान में, मैं हरगिज नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है एब्सोल्यूट टर्म्स लिबर्टीज मौजूद हैं और किसी चीज पे कदगन नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं फिर इंसिस्ट करूंगा कि मुझे और आपको जो पता चलता है वो मीडिया के थ्रू पता चलता है ना कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन अच्छा, ये हमने पहले भी देखा है प्राचा साहब कि पाकिस्तान में जो सियासी जमातों को अगर जलसों की बात की जाए, कॉन्फ्रेंसिस को देखें, मुजाहरों के इनेकाद में देखें, तो माजी में भी बहुत सी रुकावटों का सामना रहा है। मौजूदा मामले में भी आपको लगता है इसी रिवायत का तसलसल है या इसमें कुछ नया पहलू देख रहे हैं आप? नहीं, जहां आपने चाहा आपने जलसा किया ना, अभी स्वाबी में जलसा किया आपने, वो जब इस्लामाबाद पे चढ़ाई की थी तो संगजानी में बैठने के मुज़ाकरात तो आप खुद करते रहे। हुकूमत इस वक्त क्या कह रही है? हुकूमत कह रही है कि एक नया कानून बना है इस्लामाबाद में इज्तिमा करने का, उस इज्तिमा से परमिशन ले, परमिशन के बाद जो है वो आप इजाजत लें, इजाजत के बाद जो है वो आप बैठ के इज्तिमा करें। मैं उन जलसों की बात कर, इसलिए इस्लामाबाद में तो एक है ना, मतलब एक खौफ भी आता है। इस्लामाबाद, हम इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, 3-4 बार शेलिंग इतनी जी। लेकिन प्राचा साहब, आप फिर इस मामले में किस तरह से देख रहे हैं? इस मामले का इख्तिताम आपको किस समत जाता दिखाई देता है? हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो दूरियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अभी तक तो कोई सियासी मफाहमत हमें उस तरह से होती दिखाई नहीं दे रही। आपको लगता है कि हालात मजीद कशीदा होंगे आगे जाके? मुज़ाकरात शुरू हुए थे और हमने कुछ ऐसे ही उम्मीदें बांध ली थी कि इन मुज़ाकरात का कोई ना कोई नतीजा निकलेगा और किसी तरह इस मुल्क में एक नॉर्मल पॉलिटिक्स होगी। नॉर्मल पॉलिटिक्स का मतलब है कि अपोजिशन अपनी अपोजिशन की सियासत करेगी भरपूर तरीके से, और गवर्नमेंट अपनी हुकूमत को मुल्क की बेहतरी के लिए चलाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो गए। अब जो आप कह रहे हैं ना आगे कशीदगी बढ़ेगी, सो फार तो कशीदा सूरत था। अगर अपोजिशन ये समझे कि हुकूमत वो इस तरह के एहतजाज से तब्दील करेंगे तो वो तो लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह बानी पीटीआई खान साहब की हुकूमत गई थी वो भी एक आईनी अमल था। 10 अप्रैल 2022 को नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद की तहरीक उनके खिलाफ पास हुई और उसके बाद उनकी हुकूमत चली। हुकूमतें जमहूरियत में भेजने का तरीका भी यही होता है, उसके आईनी तरीक़ाकार हैं। बाकी फिर अगर कोई इतनी बड़ी कोई तहरीक चला सकता है कि उस तहरीक के नतीजे में की हुकूमत ही चली जाए, तो वो तो हमें अभी नहीं नजर आ रहा पाकिस्तान की फ्रंट।
ठीक है। और दूसरी तरफ वफाकी काबीना में शामिल नए वज़रा की भी आज हल्फबर्दारी होने जा रही है, तो ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं इनको किस तरह से देख रहे हैं? पहली काबीना से मुतमईन नहीं थे वज़ीर आज़म, कुछ नए नाम हम देख रहे हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं, हनीफ अब्बासी हैं, खालिद मक्सी हैं, मुस्तफ़ा कमाल हैं। एक तो जितने नाम आपने गिने सबका कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। दूसरी बात यह है कि आइन में एक कदगन है 11%, अगर उससे कम काबीना रहती है तो फिर तो मसला नहीं है। अभी कल परसों कैसर अहमद शेख साहब जो मिनिस्टर हैं पोर्ट्स एंड शिपिंग्स के, मैरीटाइम अफेयर्स के, उन्होंने कहा कि काबीना का कोई रुकन ना तनख्वाह ले रहा है और ना ही वो पेट्रोल वगैरह के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहा है। तो वो भी मामला ना रहा कि हुकूमती खजाने पे, पब्लिक एक्सचेकर पे ये बोझ हुकूमत की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए। और यकीनन लोग तो चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी काबीना शहबाज शरीफ साहब ने बनाई। अगर बात ये नहीं है कि ये काबीना में एक्सपेंशन हो रही है या नहीं, बात ये है कि ये कितना डिलीवर कर सकेंगे। अगर तो ये इफेक्टिवली डिलीवर कर सकते हैं, मसलन हेल्थ का सुना है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के पास जा रही है ये वजारत, तो सेहत के अस्पतालों के मसाइल को देखने के लिए तो कोई ना कोई बॉडी, कोई ना कोई, अब अगर आपकी वजारत है तो उसका वजीर भी चाहिए आपको। पहले एक कैड बनी हुई थी, कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, जिसके ये इंचार्ज थे तारिक फजल चौधरी साहब। फिर वो कैड में एजुकेशन भी थी, कैड में हेल्थ भी थी, फिर उनको बाइफरकेट कर दिया गया। ये मैं खान साहब की हुकूमत की बात कर। तो अब वजारतें हैं तो उनको देखने के लिए कोई ना कोई वजीर तो होना चाहिए। लेकिन फिर कहूंगा कि ये लोग जो आज बन रहे हैं, अगर शाम तक टेकिंग हो गई तो कम से कम इनको फिर यही फोकस करना चाहिए कि किस तरह से मुल्क के और अवाम के मसाइल हल हो। कैबिनेट छोटी हो या बड़ी हो, जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है हुकूमत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो मुसलसल हम देख रहे हैं कि वो इनकार करते आ रहे हैं, वफाकी काबीना में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, नाराज हैं, सेफ प्ले कर रहे हैं या फिर कुछ बड़ा चाह रहे हैं? और क्या बड़ा चाह रहे हैं? सदर उनके पास हैं, चेयरमैन सेनेट उनके पास हैं, गवर्नर उनके पास हैं। ये जो एक ये तो आप भी समझ रहे हैं और ये आप भी जानते हैं कि वो क्या बड़ा चाह रहे हैं। ये जो फार्मूला बना था, अभी तो उसी फार्मूले के तहत वो हुकूमत चल रही। हाँ, पंजाब में वो पीपल्स पार्टी जरूर समझती है कि जो रिटर्न एग्रीमेंट्स हमारे साथ नहीं किए गए थे, रिटर्न एग्रीमेंट, उन अमल नहीं हो रहा। जो नाराजगी की बात आपने की वो इस हद तक तो दुरुस्त। बाकी फेडरल गवर्नमेंट को पीपल्स पार्टी ने सहारा दिया हुआ, मसलन ये वुज़रा ओथ भी ले लें, फिर भी सिंपल मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी के बगैर, यानी सादा अक्सरियत पीपल्स पार्टी के बगैर नून लीग के पास नहीं। लिहाजा वो मैं कहूँ न कहूँ, आप कहें न कहें, नून लीग माने ना माने, पीपल्स पार्टी कहे ना कहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। हकीकत यही है कि पीपल्स पार्टी के बगैर ये हुकूमत नहीं चल सकती। अब दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी अकेले अपनी हुकूमत, जो बड़े की तरफ आपने भी इशारा किया, अकेले वो भी नून लीग के बगैर हुकूमत नहीं बना सकती। तो वो जो पीटीआई का रूठ बैठना है, वो पीटीआई के लिए तो नुकसानदेह है भी सही, लेकिन वो नून लीग के लिए भी बड़ा फायदा। लेकिन हमने ये काफी बार देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर वुज़रा के हवाले से बात कर ली जाए, इवन बिलावल के हवाले से भी बात कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव कमेंट कह लें या तनकीद कह लें पंजाब गवर्नमेंट पर या फेडरल गवर्नमेंट पर, वो करते दिखाई देते हैं। तो वो एक नाराजगी का एलिमेंट तो जरूर दिखाई देता है। मैंने कहा ना कि पंजाब में अब सदर आसिफ जरदारी साहब पंजाब में है, तो पंजाब पीपल्स पार्टी ने तो शिकायत के अंबार लगा दिए ना कि जो हमारे साथ एग्रीमेंट किया गया था वो एग्रीमेंट हमारे साथ पूरा नहीं किया गया। नाराजगी तो है ना। अब अगर पंजाब पीपल्स पार्टी के लोग अपनी क्यादत पर जोर डालेंगे कि हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, तो क्यादत कहीं ना कहीं अपने बयानात में रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन फिर भी जरदारी साहब ने वहां लाहौर में ही बताया कि आप कोalition को लेकर चलें, बजट तक इंतजार करते हैं। ये मेरे लिए एक मीनिंगफुल बात थी जो जराए के हवाले से बाहर कि बजट तक इंतजार करते हैं कि हमारे मुतालबात पूरे होते हैं या नहीं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजिया का शौकत पराचा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और जो खबर थी आज की वो ये थी कि कॉन्फ्रेंस के हवाले से हुकूमत कहीं ना कहीं अगर खौफजदा दिखाई दे रही है, जिस पर अपोजिशन के जो अरकान हैं वो काफ़ी तनकीद करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, आज के दौर में पाकिस्तानी नौजवानों का बैरून मुल्क जाना एक आम बात बनती जा रही है। बेहतर तालीम, रोज़गार के मौके और एक रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब लेकर हज़ारों तलबा और हुनरमंद अफराद हर साल मुख्तलिफ ममालिक का रुख करते हैं। ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय ममालिक जो हैं ये इनकी अव्वलीन तरजीह होती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ बाहर जाना ही काफ़ी है, या क्या हमें कुछ ऐसी स्किल्स भी हमारे पास होनी चाहिए जो हमें वहाँ पर भी कामयाब बना सकें। अगर हम यूके, कनाडा या किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में जा रहे हैं तो क्या हमें पहले से ही कुछ टेक्निकल या फिर सॉफ्ट स्किल्स सीख कर जाना चाहिए ताकि हम वहाँ बेहतर मौके से फ़ायदा उठा सकें, वहाँ पर हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और हम वहाँ जाकर दूसरे लोगों के साथ कम्पीट भी अच्छे तरीके से कर सकें। तो कौन से ऐसे डिजिटल फ्रीलांसिंग या दीगर महारतें हैं जो हमें बाहर कामयाब बना सकती हैं। इसके साथ साथ जो तलबा यूके में आला तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए भी ये देखना है कि किस तरह से कम खर्च और आसान दाखिले वाली यूनिवर्सिटियाँ भी एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। कौन सी बरतानवी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कम फीस में मयारी तालीम फराहम कर रही हैं, इनमें दाखिला हासिल करना पाकिस्तानी तलबा के लिए कितना आसान है। आज हम इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे और जानेंगे कि बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों को कौन कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए और यूके की वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पाकिस्तानी तलबा आसानी से दाखिला ले सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तलबा के तालीमी वीज़ा और कंसल्टेंसी के माहिर आबिद शबीर साहब, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले यही मैं जानना चाहूँगा कि अभी अगर हम रेशो देखें पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने के लिए जो लोग स्टडी वीज़ा पर जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, सबसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं? मेजर कंट्रीज़ के तौर पे अगर देखें पाकिस्तान में सबसे पहली बात है कि वीज़ा सक्सेस रेशो को भी देखा जाता है तो पाकिस्तान से नॉर्मली यूके एक प्राइम लोकेशन है, तो जिसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी में कहते हैं कि पाकिस्तान तीसरी बड़ी लार्जेस्ट मार्केट है यूके के लिए। इट मीन्स कि यूके का जो 98% वीज़ा सक्सेस रेशो है वो इनको इंकरेज करती है कि वो यूके के लिए अप्लाई करें। इसके अलावा कनाडा भी था और यूएस भी था, लेकिन कनेडियन पॉलिसीज़ भी कुछ काफ़ी चेंज हुई हैं जब से प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने लिविंग कॉस्ट बढ़ा दी है। इसी तरह अगर देखें प्रेसिडेंट सदर ट्रंप आए हैं, उन्होंने भी काफ़ी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को टाइट किया है। तो इस तरीके से अगर देखे जाए तो यूके ही एक प्राइम मार्केट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस एक ऐसी डेस्टिनेशन है जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे मौके मिलते हैं अपने आप को सेटल करने के लिए या फर्दर स्टडी करने के लिए। ठीक है, आप किस तरह से गाइड करना चाहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी देर से ही इस प्रोफेशन में हैं, कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जब यहाँ से जा रहे हैं वहाँ पर लोगों को कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जाके, अगर वो यहीं से तैयारी करके जाएँ तो वो उन मुश्किलों से भी बच सकते हैं। सेकेंडली, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि जो कम फीस वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं उन तक किस तरह से अप्रोच किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सा ऐसा एजेंट माफिया है जो लोगों को अपने पैसों के चक्कर में बहुत मिसगाइड कर रहा है। एग्री, बहुत अच्छे दोनों क्वेश्चन है और मैं फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट को पहले कवर करूँगा कि बेशुमार मेरे एक्सपीरियंस में, क्योंकि लास्ट 15 ईयर से जो मेरी प्रैक्टिस है जिसमें मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स हम स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर चुके हैं यूके के अंदर, और उसमें जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट पाकिस्तानी कल्चर से जब यूके पहुँचते हैं तो उनके पास सबसे फर्स्ट स्टेप, क्योंकि पार्ट टाइम वर्क की रिस्ट्रिक्शन होती है, उस वर्क रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो ऐसे एम्प्लॉयर के साथ काम नहीं कर सकते कि जिसमें आप खुल के कह सकते हैं जी फुल टाइम काम की उनको इजाज़त होती है, तो उनको कोई और जॉब्स करनी पड़ती हैं। अगर वो स्किल के साथ कोई जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए सबसे यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि डे फर्स्ट से वो जॉब पे अच्छी इनकम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ड्राइविंग। अब हम ड्राइविंग को एक बड़े नॉर्मल वे में लेते हैं, लेकिन मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस था या पाकिस्तान में ड्राइविंग करते रहे, द डे दे इंटर इनटू द यूनाइटेड किंगडम स्ट्रेट अवे उनको जॉब शुरू होगी। मिसाल के तौर पे उन्होंने डिलीवरी की जॉब स्टार्ट कर ली, पिज़्ज़ा हट में, मैकडोनल्ड में, KFC में, इसी तरह डिफरेंट रेस्टोरेंट के साथ। तो ड्राइविंग एक की रिक्वायरमेंट है। सेकंड, ड्राइविंग का जो एलिमेंट है, जैसे हमारी फीमेल स्टाफ हैं बेशुमार, आपने देखा होगा पाकिस्तान से बहुत ह्यूज लेवल पर लोग हेल्थ केयर वाले वीज़े पे गए हैं, वर्क परमिट स्किल वीज़े पे, वहाँ पर जाके जब पहुँचे हैं तो उनको भी यही फेस प्रॉब्लम करनी पड़ी कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। और वो क्या था कि उनको जॉब जो थी वो डोर टू डोर करनी थी, और डोमिसिलरी जॉब्स में आपको पता है कि डेली बेसिस पे आपको ड्राइविंग की स्किल चाहिए, तो ये एक मेन स्किल चाहिए लाजमी, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें पाकिस्तानी स्टूडेंट। सेकंड जो इंपॉर्टेंट स्किल है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, द वे यू स्पीक विद द पीपल्स इन द कस्टमर सर्विसेज। एम्प्लॉयर का यही होता है कि वो बंदा जो जिससे मैं इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो आपकी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल देखते हैं, क्योंकि आपने एक फीड करना है, एक कस्टमर के साथ इंगेज करना है, कस्टमर
कस्टमर के साथ अगर आपकी स्किल अच्छी है, आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक पाकिस्तानी कल्चर वाला बंदा एक्सेंट लेने में भी उसका अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है। स्कॉटलैंड का हम देखते हैं स्कॉटिश एक्सेंट जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर से गुजर जाता है, समझ ही नहीं आता है। तो द वे आपकी अगर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी, इसके लिए आप BBC, CNN नेटवर्क के जितने भी चैनल्स हैं उनको देखें और सुने, ताकि आपका जो एक्सेंट डेवलप हो सके और उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग भी, एक तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग बढ़े, हम समझ सकें, क्या उसके बाद आप उसको रिस्पॉन्स दे सकेंगे। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि जो फीमेल्स हैं वो अगर देखें बेकिंग का जो इंपॉर्टेंट स्किल है आपकी, इसके अलावा जो मेल हैं वो शेफ़ का या इस तरह कुकिंग का अगर कोई इस तरह का स्किल अगर कर सकते हैं। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम टर्की टू लाहौर, तो मुझे एक कॉल आई जी कि एक स्टूडेंट आया हुआ UK में, उसको पार्ट टाइम जॉब चाहिए। अब जो मैडम थी वो जो मुझे पूछ रही थी ये कि आपका कोई लिंक है UK में, लंदन के अंदर, तो मैंने बोला जी कि बच्चे के पास क्या है। उन्होंने कहा जी बाई जीन वो प्रोफेशनली कुक है। तो मैंने उसको स्ट्रेट अवे 2 रेस्टोरेंट जो मेरे नेटवर्क में थे, मैंने उनका नंबर ट्रांसफर किया और स्ट्रेट अवे द डे उसकी जॉब हो गई। दैट इज कॉल्ड अ स्किल। अब ये देखें, एजुकेशन इज डिफरेंट, स्किल इज डिफरेंट। आप एक मास्टर डिग्री MBA क्वालिफाइड बंदे को कहें, एक MA इंग्लिश वाले को कहें या MSc इंटरनेशनल बिजनेस मैनेज वाले बंदे को बोलें कि कोई जॉब करनी है, तो उसके पास कोई स्किल नहीं है, वो एक क्वालिफिकेशन है। और पाकिस्तान के अंदर जो क्वालिफिकेशन सिस्टम है वो इतना उस तरह का नहीं है कि प्रैक्टिकल इन हैंड एक्सपीरियंस किसी के पास हो। तो इसका मतलब फिर ये है कि स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम जो वर्ड कर रहे हैं वो फिर हमें नहीं करना चाहिए, ताकि वहां जाकर जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, एक तो हम उससे भी बचें, सेकेंडली जो दूसरे मुल्कों से लोग आ रहे हैं ना, उनको भी हम कम्पीट करें, क्योंकि अब ये भी हमारा एक सिनेरियो बनता जा रहा है कि ये लोग स्किलफुल ज्यादा नहीं है। इंडियंस या बांग्लादेश की अगर बात की जाए कि ये ज्यादा स्किलफुल हैं, वो काम सीख कर आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल आपसे ये था कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, किस तरह से ऐसी यूनिवर्सिटीज तक पहुंचा जाए जहां पर फीसें जरा मुनासिब हैं, क्योंकि हमारा जो करेंसी का डिफरेंस है वो इतना ज्यादा आ चुका है कि फिर वो बहुत प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल आपने बात सही की है कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास हैं और हाई क्लास लोग बहुत कम हैं, उसमें अफोर्डेबिलिटी इज़ अ बिग चैलेंज है। और इंटरनेशनली करेंसी की फ्लक्चुएशन की वजह से पाकिस्तानी 12,000 पाउंड को मल्टीप्लाई करें तो वो 4 मिलियन तक चला जाता है। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए वो सबसे बड़ा चैलेंज है इसको देखने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारा MCL प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को वो स्टूडेंट की जो ट्यूशन फीस है वो अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनको प्लेस करें। मिसाल के तौर पर अभी हमारे पास रीजनल या इंटरनेशनल एकेडमिक्स मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं। अगर वो स्कॉलरशिप्स बच्चों को दे दी जाएं तो उनकी जो नेट ट्यूशन फीस है वो लोअर डाउन हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक यूनिवर्सिटी है पब्लिक हमारे पास जिसकी फीस है 16,200 और उसको 4,000 पाउंड स्कॉलरशिप पाकिस्तानी रीजन के स्टूडेंट को दी जा रही है, जिसके बाद माइनस जो ट्यूशन फीस 4,000 के बाद आपकी 12,200 हो जाती है। तो वो 6,000 का डिपॉजिट है, बाकी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंकरेजिंग फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान कि वो आराम से अपनी फीस अफोर्ड कर सकते हैं। सेकेंड ये है कि ये जो UK के अंदर रिसेंट चेंजेस आई हैं जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने VAT लगा दिया है, वैल्यू एडिड टैक्स 20%, जिसकी वजह से जो फीसें हैं वो 16,000 वाली 20,000 पे चली गई और 20 वाली 24 पे चली गई हैं। अब डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटीज़ की जो करंट फीस थी वो कितनी थी। अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स चाह रहे होते हैं कि हमें कोई लोअर से लोअर ऑप्शन दिया जाए। हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर मिनिमम ट्यूशन फीस 10,500 पाउंड फॉर मास्टर स्टूडेंट्स एंड इंक्लूडिंग फॉर बैचलर स्टूडेंट एज वेल एंड इंक्लूडिंग फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट्स आर अवेलेबल है। डिपेंड करता है कि आप हाई कॉन्शियस हैं रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं या लोअर मिडिल ऑर्डर में जाना चाहते हैं, हम आपको वो तमाम ऑप्शन देंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है ना कि लोगों के पास पैसे भी नहीं है और ख्वाहिश भी बाहर जाने के लिए, तो वो फिर क्या करें? क्योंकि 10,000 पाउंड भी अगर मैं लगाऊं तो 10,000 पाउंड भी एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। देखो फर्स्ट स्टेप ये है कि देखो इनिशियल अमाउंट जो स्टूडेंट यहाँ से पे करके जाते हैं, इनिशियल अमाउंट वो 50% फीस पे करके जाते हैं, तो बाकी वहाँ पे वो पार्ट टाइम 20 आवर्स काम भी करते हैं। सेकंड ये है कि अगर किसी के पास UK का ऑप्शन नहीं है बिकॉज ऑफ द बजट, जैसे आपने बात की 10,500, तो मैं कहूँगा कि उन बच्चों को चाहिए कि वो जर्मनी, जैसे हमारे पास 37 कंट्रीज का ऑप्शन अवेलेबल है अपार्ट फ्रॉम द मेजर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। सो 27 यूरोपियन कंट्री में जैसे स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, हंगरी है, नीदरलैंड है, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, ऑल दीज कंट्रीज अवेलेबल हैं जिनमें फीस सिर्फ 3,000 यूरो। बजट उसमें आ जाएंगे। लेकिन एक अगेन उसमें थोड़ा सा यह है कि बच्चे को पहले से प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। स्कॉलरशिप पे अगर फुली फंडेड जाना है उसने, तो उसको एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है कि लैंग्वेज पहले सीखनी है। तो अगर कोई बच्चा लैंग्वेज पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो वो बैचलर्स फ्री एजुकेशन कर सकता है, जैसे जर्मनी, फ्रांस में, इटली में, स्पेन में। तो ये ऑप्शंस मौजूद हैं। स्टूडेंट नीड टू एक्सप्लोर दोस। थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर दीजिएगा उन लोगों के लिए जो स्कॉलरशिप्स अवेल कर सकते हैं या फाइनेंशियल एड जो है वो कैसे मौके हैं उनके। वेरी
गुड क्वेश्चन। फाइनेंशियल एड वाला जो आपने क्वेश्चन किया वो जैसे यूएस के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना, अल्बामा यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी, हम उनको जब बताते हैं कि ये फीस आपकी जो डॉलर्स में है वो 26 to 30,000 डॉलर पर ईयर है, तो ये हमारे पाकिस्तानी बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो क्या कहते हैं कि आप अपनी हमें बैंक स्टेटमेंट, सोर्स ऑफ इनकम दिखाएं, हम उसके अंदर देखेंगे आपकी सालाना इनकम कितनी है, उसके बाद हम उसको फाइनेंशियल एड का एलिमेंट होता है कि फाइनेंशियल एड दे देंगे। तो उसके ऐसे स्टूडेंट्स को देखना चाहिए कि यूएस के अंदर कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फाइनेंशियल एड में हेल्प करती हैं। इसी तरह आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी एक्सप्लोर अगर करना चाहें तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तालीमी वीज़ा और कंसल्टेंसी के माहिर आबिद शबीर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो तमाम बातें थी स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा कायम आएंगी और अगर वो इन चीज़ों पर अमल करते हैं, वो स्किल्स सीकर बाहर के ममालिक में जाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे इस वक्त लाहौर सुपीरियर यूनिवर्सिटी, जहां इस वक्त स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का सिलसिला जारी है। मनाज़िर दिखाते हैं आपको न्यू की स्क्रीन पर, जहां इस वक्त हम देख रहे हैं कि रंगारंग मेले में तलबा की जानिब से मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस का शानदार मुजाहरा भी किया गया और इस वक्त जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, मार्च पास्ट भी यहाँ पर किया गया। फेस्टिवल के रंगारंग मनाजिर हैं जहाँ असातिज़ा, तलबा और तलबात की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात, वज़ीर आज़म के मुशीर राना मशहूद और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। गैर मुल्की मंदूबीन भी शरीक हैं और ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस का यहाँ पर मुजाहरा भी किया जा रहा है। ये मनाजिर हैं लाहौर सुपीरियर यूनिवर्सिटी के। हर साल की तरह आज के दिन भी लाहौर सुपीरियर यूनिवर्सिटी में हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है बड़े ही कामयाब अंदाज में और रंगारंग मेले में तलबा की जानिब से मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस का शानदार मुजाहरा भी किया गया। इस वक्त नियो की स्क्रीन पर आप मनासिर भी मुलाहिजा कर रहे हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं और उनके साथ साथ मौजूद हैं वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात और वज़ीर आज़म के मुशीर राना मशहूद, जिन्हें आप नियो की स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। तलबा तलबात की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल जारी है। हर साल ही इस स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल का एहतमाम किया जाता है ताकि तलबा के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनकी सलाहियतों को मज़ीद निखारने के लिए और इसके साथ साथ अपने कल्चर से जुड़े रहने का मौका भी फिर इन तमाम स्टूडेंट्स को मिलता है। फेस्टिवल में असातिज़ा तलबा तलबात की बड़ी तादाद शरीक है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस का शानदार मुजाहरा किया गया, मार्च पास्ट भी यहाँ पर किया गया और वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात, वज़ीर आज़म के मुशीर राना मशहूद और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। गैर मुल्की मंदूबीन ने भी आज यहाँ पर शिरकत की है। इसके साथ साथ घोड़ डांस का भी शानदार मुजाहरा किया गया है। बराह रास्त मनाज़िर लाहौर सुपीरियर यूनिवर्सिटी के, जहाँ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल इस वक्त पूरी आवत आपके साथ जारी है। शानदार परफॉर्मेंसेस का स्टूडेंट्स ने यहाँ पर मुजाहरा भी किया है, मार्च पास्ट भी यहाँ पर किया गया है और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि हर साल ही सुपीरियर की तरफ से स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का कामयाब इनेकाद किया जाता है। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।